एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है वो किसी न किसी सामग्री से बनी हुई है, और वो जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ न कुछ वजन हो, वो क्या होता है, पदार्थ है। और जो जगह घेरती है वो पदार्थ है। पदार्थ क्या होते हैं? जो वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और जो स्थान घेरती है, जो स्थान यानी कि जगह घेरती है, वो क्या होती है, वो पदार्थ होते हैं। भी वस्तु, वो कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें कुछ वजन हो और जो जगह घेरती है वो क्या होती है, और जो जगह घेरती है, और जो वस्तु जगह घेरती है, जगह कोई भी वस्तु जिसमें कुछ वजन हो और जो जगह घेरती है वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इसका उदाहरण है कार आदि। जल कार आदि क्या है, ये पदार्थ है, क्योंकि ये जगह घेरते हैं और इनमें वजन है। क्योंकि कार भी जगह घेरती है, पानी भी जगह घेरता है। हम पानी की टंकियां क्यों बनाते हैं? ताकि इसमें पानी आए, जगह घेरता है इस वजह से। तो इस कारण से जो जगह घेर, क्योंकि ये जगह घेरते हैं और इनका अपना वजन होता है, इस कारण से ये जल कार इत्यादि ये जो चीजें हैं ये क्या है, पदार्थ हैं। और ये पदार्थ और पदार्थों के विषय में क्या होते हैं, पदार्थ के छोटे कण। पदार्थ में क्या होते हैं, पदार्थ की विशेषताएं और क्या होती है, पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और पदार्थ की क्या विशेषता होती है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ कणों के बीच में, कणों के बीच खाली स्थान, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। और पदार्थ के कणों में पदार्थ के कणों में क्या होती है, निरंतर गतिशीलता होती है। पदार्थ के कणों में, पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता, पदार्थ के जो कण होते हैं इनमें निरंतर गतिशीलता होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, कणों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण। पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच में खाली स्थान होता है। इसीलिए जो हमने एक्टिविटी देख रहे हैं हम, कि जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी के कणों के बीच में नमक है
वो घुल जाता है और हमें नमक दिखाई भी नहीं देता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। इसी कारण जो हम जब नील डालते हैं तो वो उसमें क्या होता है, पदार्थ के छोटे छोटे इस छोटे कण होने के कारण जब हम नील और उसको डाल करके पोटेशियम परमैंगनेट के पानी को बार बार तनुकृत करते हैं तो पानी का रंग हल्का हो जाता है और अंत में जो पानी अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। इससे हमें क्या पता चला कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि अंत में ये और छोटे होना बंद हो जाते हैं और हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ये हमें किस एक्टिविटी से पता चलता है कि जब हम पानी में नमक डालते हैं तो इससे क्या पता, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक के कण पानी के कणों के बीच में समा जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो जो पानी के जो खाली कण थे उनके बीच में, पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसके बीच में जाकर के नमक के कण हैं वो घुल गए। इस कारण से नमक हमें दिखाई देना बंद हो गया और इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता भी होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसी कारण जब हमने शहद डाल करके एक गिलास में और एक गिलास में पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके छोड़ा तो वो धीरे धीरे वो क्या है कि वो घुल रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि पदार्थ के कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, पदार्थ के जो कण होते हैं, दो पदार्थ के कण होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी कारण जब हम दूध में पानी डालते हैं तो वो मिल जाता है ये। और जब हम पानी को काटने का प्रयास करते हैं तो पानी कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये हमने पदार्थ के बारे में देख लिया। आपके पदार्थ क्या होते हैं? जो कोई वस्तु स्थान घेरती है जिसमें वजन होता है वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जैसे कार, जल, मोटर जो मेरे अपने मार्कर है, ये मार्कर और जितने भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ये बोर्ड और ये दीवार वगैरह, ये सब किससे है? ये क्या हो गए? पदार्थ हो गए। ये पदार्थ से मिलकर के बने हैं। और इसमें पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं? पदार्थ की विशेषताएं होती हैं कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, कणों के बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ के छोटे कण होते हैं, कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमने पदार्थ की जो विशेषताएं हैं वो हमने देख ली। अब हम आगे करने जा रहे हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो देखने जा रहे हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण क्या है कि जो थे प्राचीन भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? उन्होंने जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे और यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों का वर्गीकरण पंच तत्वों के आधार पर किया। उन्होंने कहा कि जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु इत्यादि, इनसे मिलकर के प्रत्येक वस्तु बनी है। तो पदार्थों का वर्गीकरण पंच तत्वों के आधार पर किया है। प्राचीन पंच तत्वों के आधार पर किसने किया है? आधुनिक वो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों और प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक थे ना, उन्होंने प्राचीन भारतीय दार्शनिक और प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने, किसने किया है? प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने
पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पंच तत्व होते हैं। ये कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हैं ये पंच तत्वों से मिल करके बने हैं। इनकी मान्यता क्या है कि जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो इन पंच तत्वों से मिल करके बने हैं। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। परंतु जो आधुनिक दार्शनिक हैं उन्होंने पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? आधुनिक दार्शनिकों द्वारा आधुनिक दार्शनिकों द्वारा जो वर्गीकरण है वो हम देखते हैं। द्वारा वर्गीकरण आधुनिक दार्शनिकों ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है? आधुनिक दार्शनिकों का जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनका क्या कहना है? आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण वो कहते हैं कि भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, भौतिक गुण धर्म क्यों कि पदार्थ हमें कैसे दिखाई देते हैं, क्या इनकी सीटें बनाई जा सकती हैं, क्या ये तार के रूप में हैं, इत्यादि गुणों के आधार पर, चमक के आधार पर, चमक है कि नहीं, इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। भौतिक गुण धर्म कौन से हैं? भौतिक गुण धर्म कौन से हैं? भौतिक गुण धर्म। और दूसरे हैं रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म कौन से होते हैं कि ये किस, जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पदार्थ हैं कैसी विक्रिया करते हैं, पानी के साथ मिलकर के कैसी विक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ कैसी विक्रिया करते हैं और वायु के साथ कैसी यह विक्रिया करते हैं। तो ये सब क्या है? इस आधार पर जो और इनकी पदार्थों की जो प्रकृति है वो अम्लीय, क्षारीय या लवणीय कैसी प्रकृति है, इस आधार पर भी तो रासायनिक गुण धर्म, तो ये भौतिक गुण धर्म और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण किया है। भौतिक गुण धर्म कौन से होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जैसे हम देखेंगे इंजन के तार खींचे जा सकते हैं कि नहीं, रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते, ये जो इनकी सीटें, इनको पीट कर सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, शाइनिंग होती है कि नहीं होती, ऊष्मा और विद्युत के कुछ सुचालक हैं या कुचालक हैं, इस आधार पर रासायनिक गुणधर्म होते हैं कि ये अम्लों के साथ कैसे विक्रिया करेंगे, जल के साथ कैसे विक्रिया करेंगे, वायु के साथ कैसे विक्रिया करेंगे, अग्नि के साथ कैसे विक्रिया करेंगे, और जो ये इनकी जो धातु और मतलब ये जितने भी पदार्थ होते हैं इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय या लवणीय, ये रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अब हम धातु और अधातु के विषय में देखने जाते हैं कि धातु और अधातु का, इसका जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है धातु और अधातु, तो जो पदार्थ होते हैं ये धातु और अधातु, इनमें क्या होता है ये देखते हैं। जो पदार्थों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो पदार्थों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं, चमक होती है कि नहीं, इस आधार पर जो ये दिखाई देते हैं, मतलब इस आधार पर, और ये जो एक्टिविटी जो इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण धातु और अधातु में किया गया है। तो इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस में किया गया है? धातु और अधातु में। धातु के उदाहरण अब हम धातु के विषय में देखते हैं और अधातु दोनों के विषय में देखते हैं। धातु कौन कौन से होते हैं? जो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये धातु होते हैं। और अधातु कौन कौन से होते हैं?
हीलियम, ऑक्सीजन और ये सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं? ये अधातु होते हैं। अदंड क्षमता हो जिसके तार खींचे जा सकते हैं, और अधातु होंगे उनके तार नहीं खींचे जाएंगे। धातु होते हैं ये ठोस होते हैं, रूम टेम्परेचर पे हमें ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु ये ठोस जो अधातु होते हैं ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हमें मिल सकते हैं। अधातु होते हैं, धातु होते हैं, इनमें चमक होती है, अधातु होती है इनमें चमक नहीं होते। ऐसे बहुत से फिजिकल और इनके जो केमिकल गुणधर्मों के आधार पर जो ऐसे बहुत सारे फिजिकल और केमिकल गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया गया है। परंतु धातु और अधातु दोनों में ही कुछ अपवाद भी हैं। जैसे सामान्यतः धातु क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर कठोर होती है, परंतु मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर हमें द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम क्या होती है? सोडियम जैसे धातु क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। रूम टेम्परेचर पे जब हम जलाएंगे, मतलब गर्म करेंगे, इनको उष्मा देंगे, तब तो सारे धातु गर्म होकर के पिघल जाते हैं। परंतु रूम टेम्परेचर पर जो धातु होती हैं ये कठोर होते हैं। परंतु जो सोडियम और पोटेशियम धातु है इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ये अत्यधिक नरम होती है। ऐसे अधातु में भी, जैसे अधातु क्या होते हैं? नरम होते हैं, परंतु हीरा, हीरा क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है। अब तक के जितने भी पदार्थ हमने खोज किए हैं उनमें सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है। इसको क्या होता है? शीशे को काटने के लिए जो वो मशीन होती है उसमें आगे हीरे को लगाया जाता है। तो अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट के रोड इस्तेमाल होते हैं विद्युत इत्यादि में। तो ये क्या होता है कि इसमें से ये उष्मा और विद्युत का है सुचालक होता है। तो ये अपवाद भी हैं। अब हम आगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को देखेंगे। सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं के भौतिक, धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अभी। तो अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और इस पर जल्दी से कमेंट दे दें कि आपको क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। और अब हम देखते हैं कि धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो कौन से होते हैं। धातु भौतिक गुण यानी कि हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो जो धातु होते हैं इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चालकता यानी कि कंडक्शन, चालकता सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से करंट भी आ जा सकता है, और इनको यदि हम गर्म करते हैं तो ये उष्मा के भी सुचालक होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। धातु होंगे वो सुचालक होंगे और अधातु होंगे वो कुचालक होते हैं। क्या अधातुओं में से जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, परंतु जो धातु होंगे उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उनमें करंट आता है। सुचालक होते हैं वो लोहा, तांबा, सोना, चांदी। चांदी होता है ये सबसे ज्यादा सुचालक होता है। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? धातु होंगे वो क्या होंगे? धातु क्या होंगे? चालक होंगे। और अधातु क्या होंगे? अधातु धातु और उष्मा के सुचालक नहीं होते। इनमें क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और इसके ग्रेफाइट के रोड इस्तेमाल होते हैं, और ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इसके रोड इस्तेमाल होते हैं। ग्रेफाइट के क्या होते हैं? रोड इस्तेमाल होते हैं। अब तन्यता, डक्टिलिटी क्या होती है कि खींच करके जिनके तार बनाए जा सकते हैं। जो धातु होते हैं उनमें डक्टिलिटी होती है। धातु होंगे उनमें क्या होगी? डक्टिलिटी होगी। जैसे सोना, चांदी, तांबा,
सोने और चांदी के जो 1 किलोग्राम सोना चांदी होते हैं उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इनमें इतनी डक्टिलिटी होती है। परंतु जो अधातु होते हैं उनमें उनमें तन्यता यानी कि उनके तार नहीं खींचे जा सकते। और मेलेबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता, पीट करके पतली चद्दरों में कन्वर्ट करना। जैसे हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल होती है, चांदी का वर्क होता है, तो जो धातु होंगे वो क्या होंगे, आघात वर्धनीय भी होंगे, यानी कि इनको पीट करके इनको पतली सीटों में बदला जा सकता है। परंतु अधातु होते हैं, इनको पीट करके इनके पतले धातु इनकी पतली सीटें नहीं बनाई जा सकती। तीसरा हमारा होता है चमक लस्टर। जो धातु होते हैं इनमें साइन होती है, चमक होती है। लस्टर यानी कि साइन होती है, चमक होती है, ये चमकदार होते हैं। जबकि जो अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, इनमें कोई साइन नहीं होती। सोनोरिटी क्या होती है, निनाद ध्वनि। जब हम इनको टकराते हैं किसी चीज से तो ये क्या टन साउंड उत्पन्न करते हैं, रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। परंतु धातुओं में से रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। जैसे मंदिरों में घंटी होती है, स्कूल में घंटी लगी होती है, तो वो रिंगिंग साउंड, तो वो क्या होते हैं कि वो रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। परंतु जो अधातु होते हैं उनमें रिंगिंग साउंड उत्पन्न नहीं होती। वजनदार, डेंसिटी मतलब वजनदार। जब हम हाथ में लेते हैं तो जो धातु होते हैं ना, ये हमें हाई डेंसिटी, ये ज्यादा वजनदार लगते हैं। और अधातु होते हैं ये हमें कम वजनदार लगते हैं। अधातु होंगे वो कैसे लगेंगे, कम वजनदार। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। परंतु इसमें मरकरी क्या है, धातु क्या होते हैं, दिखने में सॉलिड दिखाई देते हैं, परंतु मरकरी अपवाद है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे जो है मेल्टिंग अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी इसका अपवाद है। परंतु अधातु होते हैं ये कठोर नहीं होते। अधातु होते हैं, अधातु कठोर होते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस इत्यादि क्या है, ये अधातु है। और ये सॉलिड अधातु होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं और गैसीय अवस्था में भी कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु कठोर होते हैं। परंतु पोटेशियम, सोडियम इत्यादि जो धातु है ये इतने नरम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अधातु होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये चौक की तरह टूट जाते हैं जब हम इन्हें तोड़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अधातु ब्रिटल होते हैं। अब होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। जो धातु होते हैं इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। परंतु जो अधातु होते हैं इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है। जो धातु होते हैं इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। परंतु इसका अपवाद क्या है, गैलियम है। ये गैलियम इसका अपवाद होता है, क्योंकि गैलियम को यदि हम हाथ पे रखते हैं तो हाथ पे रखने मात्र से ये क्या है, पिघल जाता है। तो इसमें गैलियम अपवाद है। और जो अधातु होते हैं इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लगातार पूरा चैप्टर समझने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो धातु और अधातु होते हैं ये इनके रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं। तो धातु और अधातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। ये अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करते हैं, जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्लों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, और इनकी विस्थापन अभिक्रियाएं हम देखते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की ये जो धातु और अधातु होते हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। ऑक्सीजन
से इनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखते हैं। धातु और अधातु होते हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करते हैं। सबसे पहले हम धातु का देखते हैं कि जो धातु होते हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। धातु होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का जब वायु में यानी कि जब हवा में श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है, जब श्वेत ज्वाला यानी कि सफेद जो लपटे होते हैं उनके साथ दहन करते हैं यानी कि इनको जलाते हैं, तो इसका क्या होता है, मैग्नीशियम का जो जब हम जलाते हैं तो ये सफ़ेद जो सफ़ेद आग की लपटें होती हैं उनके साथ ये जलता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु की क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। संगत धातु के क्या करती हैं, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। संगत धातु ऑक्साइड लगभग सभी धातुएं होती हैं ये संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम का जो वायु में श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है, मैग्नीशियम का वायु में श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम का वायु में श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है। श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है। मैग्नीशियम का वायु में श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है। और लगभग सभी धातुएं होती हैं ये क्या होती है, संगत धातु के साथ संगत धातु के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ऑक्साइड ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु क्या होगी, धातु को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या मिलाती है, संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। उसी धातु का धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम होती है, ये क्या होगी, एल्यूमिनियम क्या होगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। तो एल्यूमिनियम होगी, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। जिंक होगी, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगी, जिंक ऑक्साइड बनाएगी। क्या होते हैं ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से भी क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और जल और लवण और जल प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं। क्षारक और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम हैं, क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और जल प्रदान करते हैं। जो अधातु होते हैं
कैसे होती है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को हम देखते हैं। अब अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम देखते हैं। तो इसमें क्या होती है, सल्फर और ऑक्सीजन की हम अभिक्रिया देखते हैं, क्या करते हैं, सल्फर ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या प्रदान करेगी, सल्फर ऑक्साइड क्या करेगी, सल्फर ऑक्साइड होते हैं ये। जैसे धातु की जल के साथ अभिक्रिया को हम देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है, ये पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। आयरन होता है, ये पानी के साथ थोड़ी धीमी अभिक्रिया करता है। और हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब धातु और धातु की पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु प्लस पानी, तो ये क्या उत्पन्न करता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब धातु ऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया होती है तो ये क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब धातु ऑक्साइड में पानी मिला दिया जाता है, क्या है, धातु ऑक्साइड, जिससे ये धातु ऑक्साइड में पानी मिला दिया जाता है तो ये क्या उत्पन्न करता है, धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब धातु ऑक्साइड में पानी मिला दिया जाता है तो क्या उत्पन्न करता है, धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ये जो आयरन होता है ये पानी के साथ धीमी अभिक्रिया उत्पन्न करता है और पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है, इसके ये उदाहरण हो गए, जैसे आयरन प्लस पानी क्या होगा, धीमी अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन गैस तथा क्या होगा, धातु ऑक्साइड उत्पन्न होगा। जैसे पोटेशियम प्लस वाटर है, पोटेशियम प्लस वाटर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और इससे क्या होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैल्शियम प्लस वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या होता है, तैरना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के गैस के बुलबुले होते हैं, कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम क्या होता है, तैरना शुरू कर देता है। क्या करता है, तैरना शुरू कर देता है। जब अधातु होते हैं ये जल से अभिक्रिया, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु फास्फोरस होता है बहुत ही सक्रिय अधातु है। परंतु जो अधातु होते हैं ये क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु क्या करते हैं, जल के साथ ये क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु जो ये फास्फोरस होता है ये बहुत सक्रिय अधातु है। परंतु फास्फोरस क्या है, फास्फोरस ये क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु है और इसको
फास्फोरस को यदि वायु में खुला रख दें तो ये खुला रखने पर आग पकड़ सकता है। फास्फोरस को वायु में खुला रख दें तो ये क्या होता है, ये आग पकड़ सकता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के से संपर्क न हो इसलिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। तो इसको कैसे रखा जाता है, इसको पानी में डुबोकर रखा जाता है। यदि हम इसको सीधा रखेंगे तो ये आग पकड़ सकता है। धातु होते हैं सामान्यतः ये क्या होते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। फास्फोरस होता है ये बहुत ही, ये जो फास्फोरस पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इस कारण से जो फास्फोरस होता है अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करते, इस कारण फास्फोरस होता है, इसको पानी में डुबोकर रख। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होते हैं, ये भाप के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो जल के साथ अभिक्रिया है इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होते हैं। ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और ये क्या होते हैं, एल्यूमिनियम, जैसे पानी के साथ यानी कि पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम ओजोन और क्या है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ये ठंडे पानी के साथ करते हैं ना गर्म के साथ। ये किसके साथ करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ लेड, कॉपर, सिल्वर, जिंक और ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी जो धातुएं होती हैं ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होती। अब हम देखते हैं कि धातु और अधातु होते हैं, ये अम्लों से अभिक्रिया कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम धातु और अधातु की अम्लों से अभिक्रिया देखें तो आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अब तक आपको जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो चीज़ें आप मेरे को देख के बताएं। इससे रिलेटेड क्या होता है, पदार्थ से रिलेटेड एक चैप्टर है जो मैंने क्लास 9th का करवा रखा है, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। अब हम देखते हैं कि धातु होते हैं ये अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। धातु क्या होते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और पोप ध्वनि के साथ जलते हैं। जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये पोप ध्वनि होती है कि इस ध्वनि के साथ जलते हैं। अधातु सामान्यतः है, अधातु होते हैं ये सामान्य क्या होते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कॉपर क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। कॉपर होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। धातु और तनु अम्ल जब मिलाया जाता है तो ये लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। जब धातु प्लस तनु अम्ल मिलाया जाता है, धातु प्लस तनु अम्ल मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, धातु प्लस तनु अम्ल मिलाया जाता है तो ये लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। जब धातु और तनु अम्ल को मिलाए देखते हैं सारों से अभिक्रिया, किससे देखते हैं, सारों से अभिक्रिया। तो सारों से अभिक्रिया धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अधातुओं की जो सारों से अभिक्रिया है ये काफ़ी जटिल होती है। जब धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, अधातुओं की जो
सारों से अभिक्रियाएं ये जटिल होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक धातु को एक धातु दूसरे धातु को कॉपर सल्फेट में जब जिंक मिलाया जाता है तो ये क्या कर देता है? जिंक सल्फेट क्या किस में बदल जाता है? जिंक सल्फेट में बन जाता है। और जिंक सल्फेट जब कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मिलाया जाता है तो ये कॉपर क्या होता है? सल्फर होता है, ये कॉपर को क्या होता है? विस्थापित कर देता है। और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिला दिया जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को। आशा करती हूँ कि अब तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।